रिकॉर्डिंग स्टार्ट और हम प्रोसीड करते हैं। ये एक इन्होंने फिलर सा काम दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। गुड टू नो इरा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। पहले हमें लग रहा था कि आपको कोई आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चे आप मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज क्लियर आ जाए, एंड इफ नॉट we have started the recording of the lecture and that is going to be there, so to be seen. Okay. बिल्कुल सही कह रहा था इमदाद, उनका फिर कोई नेट का इशू हो गया। अच्छा, सो वील प्रोसीड एंड देन वील सी। आगे चलते हैं जी। हम वी हैड दिस स्लाइड एज द लास्ट स्लाइड। ओके गाइस, इसके बाद आ गया जी वाटर लॉगिंग। ठीक है, सेम जिसको कहते हैं वाटर लॉगिंग रिलेटेड टू सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर। होता है इस तरह के बाज औकात पानी जमीन के अंदर ना, ये अगर जमीन है ना और पौधा लगा हुआ है, इस लेवल तक आ जाता है, बिल्कुल जो इन्होंने दिखाया हुआ। ठीक है, टॉप तक। टॉप के बाद भी वो अक्सर ऐसा होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, टॉप तक भी आ जाए या बाहर भी आ जाए, इस चीज को कहते हैं सेम। ठीक है, इधर बड़ा मसला होता है, ये चीजें काबिल काश्त नहीं रहती, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, बड़े मसलाइल होते हैं। ठीक है, so this is an important concept that you should guys have the idea of, then that is called same. Okay, same के साथ एक जुड़ा हुआ वर्ड होता है guys, same और थोर। होता है इस तरह कि जिस तरह पिछली स्लाइड में था कि पानी बाज़ औक़ात ना आते आते सतह जमीन से बाहर आ जाता है। ठीक है, जमीन से भी बाहर आ गया। एक सेकंड, इसको अच्छा सा ड्रॉ करते हैं यार, इधर आओ। अच्छा, अब वो जमीन से भी बाहर आ जाता है। ठीक है, जब वो इधर बाहर आ जाता है ना, तो वो फिर सूख जाता है और उसके अंदर की जो सॉल्ट्स होते हैं, जो नमकियात होती हैं, वो वाहिद इधर रह जाती है। ठीक है, अब सिर्फ वो रह गई, वो भी बिल्कुल काबिले काश्त नहीं होती, उनको कहते हैं थोर। ये कॉन्सेप्ट होता है सेम और थोर का। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ गया कॉजेस ऑफ वाटर लेटिंग एंड सैलिनाइजेशन इन पाकिस्तान। एक दफा ना बड़ा इस चीज ने बड़ा ओवरऑल टेक ओवर किया था पाकिस्तान को, इसलिए ये एक ऐसा क्वेश्चन सा है जो प्रोबेबली वो पूछ लेते हैं अगर कोई सीन हो। ठीक है, आप समझ लो ये ज्योग्राफिक फिनोमेना है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आज तक इम्पैक्ट किया मॉनेटरी वैल्यू में, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अक्सर लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्या मसला था जी, ये होती क्यों है वाटर लॉगिंग या सैलिनाइजेशन? वाटर लॉगिंग कहते हैं सेम को, सैलिनाइजेशन कहते हैं थोर को। ये होती क्यों है? नंबर 1 तो इंडस बेसिन ट्रीटी। गाइस, इंडस बेसिन ट्रीटी पे ना इंशाल्लाह ताला हम मंडे को एक अलग से लेक्चर करेंगे पूरा इंडस बेसिन ट्रीटी पे। ठीक है, उसका काम ये होगा, और वो ये जो शाम के लेक्चर होते हैं इनके अलावा होगा, मैं कोई कोशिश करूंगा कि किस तरह और लेक्चर रिकॉर्ड कर लूं और वो हम कन्वे कर सकें। उसमें हम इच्ची बिच्ची इंडस बेसिन ट्रीटी की पढ़ लेंगे कि मसला हुआ क्या था, मसला है क्या, इंडस बेसिन ट्रीटी हुई क्या थी, हमने उसमें क्या क्या ब्लंडर्स मारे, उसमें हमारे साथ क्या क्या हैंड हुए, और उसकी वजह से इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंडस बेसिन ट्रीटी एक बड़ा जानवर है, उसको हम सेपरेट देख लेंगे, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट। लेकिन इंडस बेसिन ट्रीटी में एक जो बड़ी मशहूर बात है वो ये हुई कि हमने ना मशरकी दरियाओं को आबाद करने के लिए मगरबी दरियाओं से जो नहरें निकाली ना, हम ऐसी जगहों पे पानी ले गए जहां पे पानी की आदत नहीं थी, उसकी वजह से पानी साइडों से ना जो था वो लीक हो गया, एब्सॉल्व इज द बेस्ट वर्ड, एब्सॉल्व हो गया। तो वो उसने बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग की उन इलाकों में जिन इलाकों में टेक्निकली पानी होना नहीं चाहिए था। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान का वाटर टेबल बहुत हाई था, अभी भी बाज इलाकों में वाटर टेबल बहुत हाई है। ये अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू। फिर आ गया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। बहुत सी जगहों पे जहां पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो ना, वहां पे जो पानी जमीन से बाहर आ जाता है वो सूख जाता है और सैलिनाइजेशन। ठीक है, थोर हो जाता है। तो ये एक और बहुत बड़ा रीजन है वाटर लॉगिंग का। फिर आ गया इनएडिक्वेट इरिगेशन सप्लाईज। थोर की एक रीजन ये भी होती है कि एक जगह पे आप पानी देते रहो, फिर आप थोड़ा पानी कर दो ना, तो जो पानी होता है वो भी सूख जाता है और उस जगह पे थोर आ जाता है। ठीक है, अगर आप उसको तर ही रखें ना, तब भी आपके पास ना हो। मसला ये होता है कि अगर आप कम स्पेंडिंग करें तो फिर उससे इनएडिक्वेट इरिगेशन सप्लाईज होते हैं। Similarly, there's also a very important issue and that is inadequate drainage. हमारी जो ड्रेनेज होती है ना वो प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से जमीन के अंदर का वाटर लेवल हाई होता जाता है। हम जो भी गलत पानी एग्रीकल्चर से वेस्टेज, सीवेज से वेस्टेड, वो सारे का सारा जमीन के अंदर डालते रहते हैं।
उसकी वजह से ओवरऑल वाटर का टेबल हाई हो जाता है और उसी से वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग जब एक खास हद से बढ़ जाए सैलिनाइजेशन पे। अच्छा, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है गाइस, वैसे एक बात बताता हूँ, वैसे वो इंडिपेंडेंट ट्रीटी में हम पढ़ेंगे, लेकिन वैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हमारी जितना नहरी निजाम है ना, वो बनाया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और अंग्रेजों को बनाते हुए कितना टाइम लगा था? 102 साल, ठीक है। और ये नहीं कि उन्होंने बीच में रेस्ट किया था, पूरी पूरी फोर्स से लगी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने पूरे के पूरे लैंड की ये नहरें बनाई हुई है, विच इज एक्चुअली द लाइफ एंड ब्लड ऑफ पाकिस्तान। ये बात समझनी चाहिए। अल्लाह माफ करे, ये ना होना बहुत ही गुर्बत हमारे थे। तो ये सारे के सारी कैनाल्स गोरों ने बनाई थी। अब गोरों ने उस जमाने में जब बनाई थी ना, तो ये पक्की नहीं थी, जाहिर है नीचे इनके ईंटें नहीं लगी हुई, उनसे बहुत ज्यादा पानी सीपेज होती है। ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इस वजह से भी काफी इश्यूज थे ओवरऑल कह लो आप वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन को लेकर। फिर आ गया ओवर इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड्स। गाइस, हमारे यहाँ अभी भी ना काश्तकार इसी तरह होता है कि हम पानी दे दे के मत मार देते हैं कि फॉर एग्जांपल चावलों का जो खेत होता है ना, उसमें पहले तो ना आप पूरा खेत को पानी से भरते हो, फिर उसमें चावल लगाते हो। ये एक बड़ा गलत तरीका है, इससे बहुत ज्यादा पानी जाया होता है। वो पानी फिर सीपेज भी होती रहती है, वो पानी लीक आउट भी होता रहता है। सही सबसे तरीका कौन सा है, ये नोट कर लें अपने पास, ये है ड्रिप इरिगेशन। इफ देयर इज अ ड्रिप इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी, पाकिस्तान का साफ पानी बच जाए और वो बहुत कारआमद हो सके, और फसलें भी उससे ज्यादा यील्ड हो जो अभी यील्ड होती है। ड्रिप इरिगेशन करनी चाहिए हमें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ राइस के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स, ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स हमने कवर किया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया इफेक्ट्स ऑफ वाटरलॉगिंग एंड सेवेरिटी। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है गाइस, कि क्रिएशन ऑफ एनारोबिक कंडीशंस इन द क्रॉप रूट जोन। जो रूट की जोन होती है, यानी कि जमीन के नीचे वाला हिस्सा और जमीन के बिल्कुल टॉप की जो लेयर होती है, वहां एनारोबिक कंडीशंस हो जाती हैं गाइस। कुछ होती हैं एरोबिक कंडीशंस, वो होती हैं नेचुरल। एनारोबिक वो होती हैं जो काइंड ऑफ अननेचुरल हो, जो फिसाक से, या एक वर्ड यूज करते होते हैं, औकात से बढ़ के हो, ठीक है, आप कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, उसे नॉर्मल कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर बहुत ज्यादा आप बॉडी पे स्ट्रेस डालें ना, तो फिर बॉडी रेस्पिरेशन करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको गिल्ट पड़ जाते हैं, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, इस सिमिलर एंड सिमिलर स्टफ। सो ये जो जमीन होती है ना, इसको जब इतना ज्यादा पानी दे देते हैं औकात से बढ़ के, फिर ये यूजलेस हो जाती है, यहाँ कुछ ग्रो नहीं कर सकता। फिर अच्छा, एक ये मसला होता है। दूसरा ऐसे और मसला होता है ग्रोथ ऑफ वाटर लविंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स लगने लग जाते हैं जो बहुत ज्यादा पानी में लगते हो, उन पे अनाज नहीं लग सकता, उन पे फ्रूट नहीं लग सकता, ठीक है। इम्पॉसिबल ऑफ टिलेज ऑपरेशन। गाइस, टिलेज वर्ड यूज करते हैं हल चलाने के लिए। अब एक जगह अगर बहुत ज्यादा पानी है ना, और कीचड़ है और दलदल सी है, उसमें हल नहीं चल सकता। ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। सो अगर एक जगह पे बहुत जरूरत से ज्यादा पानी हो जाए, वो जरूरत से ज्यादा गीली हो जाए, तो वहां पे हल नहीं चल सकता। अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स। फिर सॉल्ट्स भी जो होते हैं वो पौधे गला देते हैं, उनकी अक्यूमुलेशन हो जाती है। लोअरिंग ऑफ सॉइल टेम्परेचर, ये हमने उस दिन भी बात की थी कि एक और फिनोमेना होता है जिसको बड़ा लोग इजी लेते हैं, और वो ये होता है कि सॉइल की खास हीट होती है। उस हीट से फसलें, दरख्त, पौधे ये वो ग्रो करते हैं। अगर वो ही कम हो जाए ना, तो दरख्त या पौधे या अनाज या क्रॉप्स या जो भी चीज हमने लगाई हुई है, वो स्पीड से ग्रो नहीं करती, ठीक है। नाउ दिस इज लोअरिंग ऑफ सॉइल टेम्परेचर। फिर आ गया रिडक्शन इन टाइम ऑफ मेच्योरिटी। अब जब सॉइल टेम्परेचर लो हो या कुछ और, तो टाइम ऑफ मेच्योरिटी में ना कमी आ जाती है। अब उसका क्या नुकसान होता है कि आपका पौधा, अगर अगर आपने गंदम में खास लेवल पे बोई थी और आपने खास मौसम में काटनी है, अब उससे पहले ही गंदम पूरी हो गई है, लेकिन गंदम ग्रीन होती है, वो हीट से सूख के ब्राउन होती है। अब इतनी हीट का टाइम नहीं आया और आपके प्लांट्स पूरे हो चुके हैं। नाउ दिस इज वेरी सीरियस।
आपको आपके गन्नों पे अनाज ही नहीं लगेगा, ठीक है, आपके गन्नों के खोशों में दाने ही नहीं आएंगे, and that is going to be a lot of monetary loss to you. उसके बाद आ गया मैनेजमेंट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल टेक्निक्स। पहले हमने पढ़े रीजंस क्या क्या थे, फिर पढ़ा मसाइल क्या क्या होंगे, अब वो उसकी मैनेजमेंट कैसे, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छा क्या तरीका है जी, ड्रेनेज करें, ठीक है, आप उस जगह से पानी ही निकाल लेंगे इसी तरीके से, दैट्स ओके। फिर आ गया बायो ड्रेनेज। बायो ड्रेनेज होता है कि आप वहां पे इतने मवेशी छोड़ देंगे वो पानी पी जाए वो वाला, या आप उधर इतने ऐसे, सफेदा एक चीज होती है, सफेदे के दरख्त लगा देना अगर वीरान जमीनों में, तो वो आबाद हो जाती है, और आबाद जमीनों में लगा दें तब भी वो वीरान कर देते हैं, इतना पानी पीता है वो, एक्लिप्टस कहते हैं सफेदे को। तो वो ये से इस टेक्निक को कहते हैं बायो ड्रेनेज। फिर आ गया एफॉरेस्टेशन ऑन सैलाइन वाटर लॉग सॉइल। सबसे पहले क्या करें कि उनके ऊपर जो झाड़ियां और जो वाटर लविंग प्लांट्स लगे हुए हैं उनको ही काट दें ताकि सूरज पड़े और वो वाटर लॉग साइड को कम कर दें। कंट्रोलिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सीपेज फ्रॉम कैनाल्स। कैनाल्स आप ऐसे करें ना, कैनाल्स आप पक्की कर लें ताकि उससे पानी रिसे ही ना जो यहाँ पे आना, ठीक है। तो ये बड़ा नॉर्मल काम है, ये हो सकता है, बहुत लार्ज स्केल का काम है मैं मानता हूँ, लेकिन ये हो सकता है। फिर आ गया क्विक डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर। आप पहले से रेन वाटर संभाल के रखें ना, वो रेन वाटर जो खड़ा हो जाता है, जैसे मसले होते हैं, फॉर एग्जांपल बाद में भी ऐसे होता है कि जो जब पुल का एरिया है या अल्फला बैंक के सामने या थोड़ा सा इधर कर लें, तो यहाँ पे पानी खड़ा होता है हमेशा जब भी बारिश होती है, उसका डिस्पोजल ही हो जाए तो वो वाटर खड़ा ही ना हो, या वो वाटर कहीं क्रॉप्स में जाके खड़ा ही ना हो, ठीक, उसको अगर वहीं पे ट्रीट कर लें, डिस्पोजल कर लें, उसको यूटिलाइज कर लें, थोड़ा कुछ कर लें। और फिर आ गया इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम एक सिस्टम होता है, उससे काफी ज्यादा फायदा होता है, ठीक है, उससे ये वाटर लॉगिंग के मसाइल नहीं होते। मूविंग ऑन, we have approaches for managing water logging and salinity. First is the engineering approach. The approach assumes that salinity is in irrigated areas can be reversed during drainage schemes that lower the water table. ठीक है, पहले तो ये समझता है कि salinity कम हो सकती है अगर आप उसको और उसमें पानी डालें। Over 7.8 hectares have so far been treated through salinity control and reclamation project. Guys, ये जो है ना, ये याद कर लें, सैलिनिटी कंट्रोल रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सेमोथोर हो रहा था ना, तो तब एक गवर्नमेंट ने इदारा बनाया था सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट, स्कार्प उसका नाम रखा। स्कार्प ने फिर बहुत एफर्ट की थी और बहुत ज्यादा हमारे ना जो चीज काबिल काश थी उसको बचाया था, दैट इज ट्रू, ठीक है। अभी तक 7.8 मिलियन एकर्स, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, स्कार्प ने बचाया हुआ है इंजीनियरिंग अप्रोच के थ्रू। इंजीनियरिंग अप्रोच बेसिकली क्या होती है, वो होती है कि अगर एक जगह पे सॉल्ट है ना, ऊपर थोर है, तो वो और उस पर पानी डालते हैं ताकि वो वॉश आउट हो, ठीक है। दिस प्राइमरीली इज नोन एज इंजीनियरिंग अप्रोच। फिर आ गया रिक्लेमेशन अप्रोच। इसके अंदर होता क्या है कि लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स विद हायर लेवल्स ऑफ इरिगेशन, नहीं ये तो रिक्लेमेशन अप्रोच। इंजीनियरिंग अप्रोच में कहता है सैलिनिटी ऑफ इरिगेटेड एरियाज कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग ड्रेनेज सिस्टम। हां, इंजीनियरिंग अप्रोच में सिंपल ही होता है कि आप वहां से पानी ड्रेन आउट करके कहीं और ले जाते, ठीक है, डंप कर देते हो, आप वहां से पंप्स लगा के पानी ड्रेन आउट कर देते हो, पानी का ही मसला है ना, पानी ले जाते हैं। रिकमेंडेशन अप्रोच ये मोस्टली, ये जो पहली चीज है ना, ये सैलिनिटी के ऊपर आती है। वो कहता है लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स विद हायर लेवल्स ऑफ इरिगेशन। अब होता क्या है कि आपके पास जो ऊपर नमक है या जो भी मसाइल है, सैलिनिटी आ गई है जमीन के ऊपर, आप उसके ऊपर और पानी, आप उसके नीचे से पंप लगा के और पानी डालते हो ताकि उसकी सैलिनिटी एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिक्लेमेशन अप्रोच। इसमें बहुत ज्यादा पानी जाया होता है। उसके बाद यूज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स सच एज जिप्सम एंड एसिड्स। अच्छा, एक और तरीका भी, आपके पास सॉल्ट है ना, अब सॉल्ट के ऊपर जिप्सम हो या एसिड्स की सप्लाई भेजें, तो वो एसिड्स उन सॉल्ट से रिएक्ट करेंगे और वहां से सैलिनिटी खत्म हो जाएगी, कुछ अरसे में वो जगह काबिल काश्त हो जाएगी। यूज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है ना, बायोमास का जो फ्यूल होता है, इसको बहुत लार्ज कंडीशंस में सॉल्ट के ऊपर फेंक देते हैं, तो ये सॉल्ट समेत ही मिट्टी को काबिल काश्त करना। फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको यूज करते हैं सॉइल कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए, हमने पहले भी बात की, एक्लिप्टस नाम होता है सफेदे का दरख्त। अच्छा, उसके बाद आ गया बायोसेलाइन अप्रोच। बायोसेलाइन अप्रोच कौन सी होती है? बायोसेलाइन अप्रोच इन्वॉल्व्स रीवेजिटेशन ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड लैंड्स यूजिंग सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स
T's, grasses and brush. हम ऐसी चीजें लगाते हैं जो होती, जिनको सॉल्ट से फर्क नहीं पड़ता, जो ऐसी क्रॉप्स जो सॉल्ट टॉलरेंट होती है, ठीक है। नीचे उन्होंने बताया कि इस तरह करके जब आप जमीनों को पहले काबिल काश्त बना लेते हो कि कुछ तो हो, बंजर जमीन ना हो, इन झाड़ियों के अंदर फिर आप इनको रिमूव करके अपना कोई काम कर लेते हैं, जो भी आपने लगा। अच्छा जी, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, रिमोट सेंसिंग। अच्छा, रिमोट सेंसिंग टॉपिक था, ये एक पेपर में आया हुआ है, एग्जैक्टली 2019 का पेपर है, 18 का। रिमोट सेंसिंग मैंने कहा इस पे भी कुछ होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। रिमोट सेंसिंग का क्या काम होता है बेसिकली, वो दूर से जज कर लेता है क्या करना है विदाउट फिजिकल contact. This is a very important approach. How it works, we'll try and understand this. Some remote sensors, आम remote sensors जो हम use करते हैं, उनमें कैमरा है, उनमें बाइनोकुलर्स हैं, उनमें आंख है, उनमें हियरिंग साउंड है। फर्स्ट करें आपकी जा रही हो और आपको ट्रेन की आवाज है, तो उसमें आपको पहले से पता लग जाएगा विदाउट ट्रेन को टच किए कि ट्रेन है इधर के आसपास। So all of them, they are remote sensors. उसके बाद टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग होती है बेसिकली, और हाँ, दो बेसिक टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है बच्चों। एक टाइप होता है उसे कहते हैं विद एक्टिव सेंसर, एक टाइप होता है विद पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर ये होता है कि वो हर वक्त सुनता रहता है। पैसिव सेंसर ये होता है सिर्फ जब वेव आती है तो उसको पता चलता है, ठीक है। नीचे दोनों टाइप्स में डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर ये सैटेलाइट है जो भी रिमोट सेंसिंग कर रही है, तो जब भी सूरज की लाइट इन पे पड़ के और फिर इन पे जाए और वो 2 से 3 पे भेजें, तो ये पैसिव सेंसिंग है। अगर ये सैटेलाइट इधर भी खुद ही चेक करे और इधर भी खुद ही चेक करे कि क्या हो रहा है, तो ये एक्टिव सेंसिंग है। मीनिंग कि दो तरह का तरीका हो सकता है। फर्ज करो इमदाद के घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, और इमदाद के कोई जानने वाले हैं और इमदाद को बड़ा बड़ा उनसे मिलने का इश्तियाक है, इमदाद उनसे मिलना चाहता है। दो तरीके हैं, या तो वो जब भी आएंगे वो बेल दे दें तो इमदाद जाके देख लेगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव सेंसिंग। एक्टिव सेंसिंग ये होता है कि इमदाद बहुत बार दरवाजा देख रहा हूँ, अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या टाइम हो गया, किधर रह गए, कोई उन्हें फोन करो पूछो किधर रह गए, व्हाट्सएप मैसेज करो पता लगे किधर है। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेंसिंग। यही फर्क होता है रिमोट सेंसिंग के अंदर दोनों में। इफ द सेंसर इज कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर अ सिग्नल, that is called active sensing. If the sensor only receives signal once the event happens, it is called passive sensing. अच्छा जी, उसके बाद 3-4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, बल्कि इसमें 7 मेजर कंपोनेंट उन्होंने बताए हैं रिमोट सेंसिंग के। रिमोट सेंसिंग में सबसे पहले तो एक सोर्स होना चाहिए जिस भी चीज का, इसमें एनर्जी सोर्स या इल्यूमिनेशन है बेसिकली, इसमें इस केस में उन्होंने सन बताया हुआ, राइट। उसके बाद आ गया रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर के, एक एटमॉस्फेयर के अंदर से रेडिएशन होनी चाहिए जो उसको कैरी कर सके, यानी कि वहां तक वो चीज जा सके। सिमिलरली इंटरेक्शन विद टारगेट है, दैट इज सी, का टारगेट कुछ होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, एनर्जी की रिकॉर्डिंग बाय सेंसर आ गई डी। फिर अगर ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, दैट इज ई। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस, दैट इज एफ, एंड एप्लीकेशन इज जी। नाउ अब पहली 5 तो बिल्कुल क्लियर है, एक सोर्स होनी चाहिए, एक एटमॉस्फेयर के अंदर या एक बेसिकली मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू उसकी ट्रांसमिशन हो, फिर उसका टारगेट से इंटरेक्ट होना चाहिए, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, यानी कि उसको फिर वापस आना चाहिए, और इसके बाद जो सिग्नल है ना, इसकी ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, मोर इंपॉर्टेंटली इसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। जब प्रोसेसिंग होगी ना सिग्नल की, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। मीनिंग कि फर्स्ट को रडार का वो जो एक होती है ना सुई से चल रही होती है, तो वो रडार सेंस कर रहा होता है, जैसे ही उसमें कुछ चीज आइडेंटिफाई होती है वो आपको पता चल जाता है कोई चीज है, लेकिन हर बंदा नहीं बता सकता उसकी लोकेशन क्या है। उसके लिए एक स्पेशल ट्रेंड बंदा होता है मिलिट्री सिग्नल्स का, जो कि एग्जैक्ट बताता है कि वो किस पॉइंट पे है, जहाज है या कौन सा जहाज है या क्या हो रहा है, उसकी स्पीड क्या बता रही है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। और फिर उसकी एप्लीकेशन, यानी कि उसका फायदा क्या है, हमें उसका पता कैसे चल सकता है, उसका उस काम करें क्या, अगर कोई जहाज आ गया तो अब क्या करना है, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन। अच्छा जी, उसके बाद आ गया रिमोट सेंसिंग की जो क्लासिफिकेशंस हैं, on the basis of source of energy used, active sensors and passive sensors, on the basis of function of sensors, framing systems and scanning systems, ठीक है।
एनर्जी सोर्स जो यूज हुआ है उसके सेंस में दो बेसिक इनकी टाइप्स है, एक एक्टिव और एक पैसिव, और फंक्शंस ऑफ सेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ उनके सेंसेस के क्या फंक्शंस हैं, एक फ्रेमिंग होती है, एक स्कैनिंग होती है। ओके, अब रेजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि दो थी, एक फ्रेमिंग थी, एक स्कैनिंग सिस्टम्स थी, लेकिन रेजोल्यूशन किस तरह पता लग सकता है? रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स टू रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले फाइन डिटेल्स। रिमोट सेंसिंग इमेज सिस्टम प्रोसेसेस 4 मेजर रेजोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सही, 4 तरीके हैं, उन तरीकों से हमें पता चल सकता है कि नीचे क्या चीज है, ठीक है, या दूर क्या चीज है। पहला है स्पेटियल रेजोल्यूशन, दूसरा है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, तीसरा है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, और चौथा है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये 4 तरीकों से हम नीचे की चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग स्पेशियल रेजोल्यूशन जो होता है ना, जो पहला स्पेटियल रेजोल्यूशन भी कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो बताता है एग्जैक्ट वो चीज कितनी बड़ी थी। मीनिंग कि फर्ज करते हैं अगर आपके कुछ सेंसर्स लगे हुए थे और दूसरी साइड इंफ्रारेड सेंसर्स थे आपके एक साइड से दूसरी साइड पे, और इंफ्रारेड सेक्टर्स कोई बिल्ली क्रॉस करती है या कोई बंदा क्रॉस करता है, तो अगर 5-6 सेंसर्स डिस्कनेक्ट होंगे इसका मतलब है कोई बड़ी चीज ने क्रॉस की। अगर एक दो सेंसर्स ही डिस्टर्ब होंगे इसका मतलब है बिल्ली ने क्रॉस किया। इस हरकत को कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, उस चीज ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी। इसी तरह फर्ज करते हैं अगर कोई बॉर्डर के इस तरफ कोई चीज आई है, तो हो सकता है वो किसी खिलौना हो, कोई कोई पतंगबाजी वाली पतंग और गुड्डी जैसे कहते हैं वो, या छोटू सा कोई ड्रोन हो किसी बंदे का, वो भी हो सकता है वो पूरा जहाज हो बड़ा। सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि वो चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी थी। ठीक है, दूसरा वो आ गया स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बताते हैं कि उस चीज की वेवलेंथ क्या थी। मीनिंग कि अगर तो उस पे से एक खास वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, तो वो चीज मेटल की बनी हुई थी। अगर नहीं हो रही थी तो वो कोई चीज ऑर्गेनिक थी। अगर नहीं हो रही थी तो हो सकता है वो चीज लिविंग ही ना हो। ठीक है, सो लिविंग, नॉन लिविंग, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो चीज मेटल की थी या पत्थर की थी या क्या चीज थी, वो सारे के सारे बातें स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रम बेसिकली कहते हैं लाइट को। स्पेक्ट्रल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं किस वेवलेंथ की चीज से रिफ्लेक्ट हुई, उस चीज का मतलब कि वो चीज किस चीज से बनी हुई। अच्छा जी, उसके बाद आ गया रेडियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रेडियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ना एनर्जी का लेवल मेजर करते हैं ऑफ दैट थिंग। आप लोगों ने कभी इस तरह देखा होगा कि अगर रेडियो सेंसिंग हो ना कहीं, तो हर चीज ब्लू नजर आ रही होती है, बीच में जो जिन चीजों में ब्लड सर्कुलेशन हो वो रेड नजर आती है। ठीक है, ह्यूमंस भी, जानवर भी रेड नजर आते हैं उसमें। इस चीज को, इस सेंसिव कहते हैं रेडियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो ये बताते हैं कि वो चीज लिविंग थी या नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया टेम्परल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टेम्परल बेसिकली बताता है कि वो किस टाइम पे इफेक्ट हुआ। मीनिंग कि किस टाइम पीरियड के ऊपर ये हमारी हरकत हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उससे पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कि यार रात के 3 बजे बिल्ली ने क्रॉस किया है आपका सेंसर, या हो सकता है रात के 3 बजे बंदे ने क्रॉस किया आपका सेंसर, लेकिन 3 बजे जो आपको पता लगा है ना, ये टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ये मोस्टली यूज होते हैं रिमोट सेंसिंग में पैटर्न जज करने के लिए, कि अगर आपने ना, हाँ, अगर मैं चला अभी मुल्तान आया हूँ किसी काम से, तो मैं कल या परसों जब भी वापस जाऊंगा, व्हेन आई विल गो बैक, तो आई विल ट्रेवल। अब उस ट्रेवल में मेरी स्पीड क्या थी, अभी मैं कहाँ हूं, मैं कितनी देर में कहाँ होऊंगा, ये सारी की सारी चीजें दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, then we have remote sensing data products and data interpretation. Okay, for the data produced by remote sensing techniques, pictorial or digital, this is kind of important. दो तरह की चीजें रिमोट सेंसिंग बनाते हैं। एक बड़ा आसान तरीका है क्या,
कि आप पिक्चर ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को भी घर वाले कहते होंगे यार जो चीज है एग्जैक्ट उसकी व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दो, ठीक है। एक तरीका है आप पिक्चर ले लो, एक तरीका है आप डिजिटली उसको मैप कर लो, मीनिंग आप उनको वैसे ही समझा दो कि यार मेरे पास इस वक्त तस्वीर नहीं है लेकिन मुझे कोई पेंट चाहिए, जो पेंट चाहिए वो वाइट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए और एक्रेलिक होना चाहिए, ऑयल पेंट होना चाहिए। वो बस छोटी कोई डब्बी मिल जाए, मैंने छोटा थोड़ी सी जगह पे करना है, मैंने कोई कोई 1x2 का है कैनवस उस पे करना है, सो एंड सो जो भी मसले। रिमोट सेंसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन एक होता है, फिर विजुअल इंटरप्रिटेशन एक होती है, डिजिटल इंटरप्रिटेशन। विजुअल इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि जिस तरह रेडार के केस में होता है, रेडार घूम रहा होता है और वो आपको डॉट दिखा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जो हमने रेडियोमेट्रिक पढ़ा था उसमें भी इस तरह ही होता है कि अगर आपको कोई नजर आ रहा तो रेड ब्लू होती है सारी जगह जहां पे लाइफ नहीं होती, जहां जहां लाइफ हो वहां जहां ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली वो जगह ऑरेंज या रेड नजर आती हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स भी एग्जिस्टेंस भी इस तरह, वो हीट अगर सेंसर्स हो आपके पास। तो ये विजुअल इंटरप्रिटेशन है। डिजिटल इंटरप्रिटेशन जिस तरह मैंने ऊपर बताया वो यही होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम दैट इज शोन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो हो ना सिस्मिक का ग्राफ की, फॉर एग्जाम्पल वो ग्राफ चल रहा हो उसमें जहां पे झूठ बोलते हैं वो ज्यादा बढ़ी जाती है लाइन, इसी तरह इसमें भी होता है कि फर्ज करें आपका ग्राफ चल रहा है, वो शो कर रहा है कुछ भी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं आ रही उस क्वार्टर पे, एकदम वो ज्यादा होगी, मीनिंग कि वहां कुछ कोई एक्टिविटी हुई है, कुछ हुआ है। दैट माइट बी द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। अब हो गया कि रिमोट सेंसिंग हमने पढ़ तो ली है लेकिन इसका यूसेज कहाँ का है गाइस? Applications first and first most important obviously military purposes and the sense of purpose of enemies, their missiles etc. हमें ये हर चीज पता लग सकती है, ठीक है। अब हमें ये पता लग सकता है क्या मिसाइल है उधर, लेकिन मिसाइल कितना बड़ा है वो हमें स्पेशियल से पता चलेगा। उस मिसाइल में न्यूक्लियर है या नहीं ये हमें वो रेडियो एक्टिव से पता चलेगा, इस तरह। और अभी वो मिसाइल कहाँ है, बाद में कहाँ होगा, ये हमें टेम्पोरल से पता चल सकता है। उसके बाद क्या, एल्टीमीटर्स आर यूज्ड फॉर यूजिंग मेजरिंग ओशन करंट, वेवलेंथ, द डायरेक्शन, वाटर लेवल एक्सेट्रा से। फिर एल्टीमीटर्स में इनका यूज होता है और वो किस लिए यूज होती है कि आप ओशन में कब करंट आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा। आपने हो सकता है स्टॉर्म की भी ना स्टॉर्म की भी इफेक्ट्स देखे हो कि यार अभी स्टॉर्म यहाँ आ रहा है, इतना वो कोल्ड है, बीच में रेड है, ये मसाइल। वो भी जो क्लाइमेट के भी जो पैटर्न्स होते हैं ना वो भी इसी तरह सैटेलाइट्स देख के बताती हैं। फिर एक होता है, एक जिस तरह रेडार होता है इस तरह सोनार होता है, इस तरह लिडार भी होता है। लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग फॉर वेजिटेशन सेंसिंग। ये बड़ी कमाल चीज होती है। ये बताया करती है कि आप ना सैटेलाइट से या ड्रोन से या किसी जहाज से नीचे की तस्वीरें खींच लेते हैं, उसमें आप देख लेते हैं कौन से प्लांट्स अभी जिंदा हैं, कौन से प्लांट्स हीट एमिट कर रहे हैं, कौन से प्लांट्स को अभी पानी लगने लगा है, साथ ही आप उसको फर्टिलाइजर दे दो। ये एक टेक्नोलॉजी है, उसको कहते हैं लाइडार। अच्छा जी, उसके अलावा कॉम्बैट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, वीरानपना। अगर तो ये वीराने में हमें पहले पता चल जाता है कि वहां क्या है, और दूसरा आप चीजों को वीरान होने से, जमीनों को गैर आबाद होने से पहले बचा सकते हैं, ठीक है, विद दिस सेंसिंग। फिर आगे सोनार सिस्टम, सोनार से शिप्स पे यूज होते हैं वो, दैट इज बेसिकली रडार फॉर साउंड। तो और उसमें काफी ओशन की स्टडी होती है। फिर आगे आप मैपिंग ऑफ द ओशन बॉटम, और ओशन का बॉटम हम वैसे तो फिजिकली जाके नहीं देख सकते, हम एक साउंड की पल्प भेजते हैं, वही हमें बता देता है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है मेजर रिमोट सेंसिंग की। अच्छा जी, उसके बाद आ गया रिमोट सेंसिंग से जो फील्ड इमर्ज हुई है ना, वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम्स। इसका भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली किसी पास्ट पेपर में, तो वो इस पे भी ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम्स, ये बड़ी आसान सी चीज होती है। मैं एक जल्दी बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या होती है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम्स, जीआईएस कहते हैं इसको। जियो से क्या बनता है जी, जियोग्राफिक, ठीक है। स्पेशल ऑब्जेक्ट्स फीचर्स दैट कैन बी रेफर टू स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अर्थ सरफेस। जियोग्राफिक किस चीज को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करे अर्थ के सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। इंफॉर्मेशन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। अब जो चीज पड़ी हुई है उसको ज्योग्राफिक से रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसके बारे में हमें चीजें पता है, मालूमात है, वो उनको इंफॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिस्टम क्या आ गया, वो कंप्यूटर बेस्ड टूल जो इसकी इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाए, यानी कि उसमें से हमें ढूंढ के बता दे ये क्या चीज थी। दैट एंटायरली इज नोन एज जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है।
ओके, अब जियोइंफॉर्मेटिक्स के फ्रेमवर्क में टोटल काम क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग, रिमोट सेंसिंग से ना हम पहले डाटा गैदर करते हैं, डाटा हो क्या रहा है, फिर उस डाटा को मैनेज करना, स्टोरेज, सिक्योर एंड मेंटेन, ये एक अलग पार्ट। और फिर लास्ट पार्ट आ गया कि हमें इंफॉर्मेशन तो है कि वहां पर ये हो रहा है या वहां पर ये क्रॉप्स जो हैं वो मरने वाली हैं एक्सेट्रा, फिर हम उनको एनालाइज कैसे कर सकते हैं? वो एनालिसिस का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज यू ट्रांसलेट रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में ना थोड़ा सा फर्क होता है। जो फर्क ये होता है कि अगर हाँ, स्टॉक एक्सचेंज किस पॉइंट पे क्या थी, ये डाटा है, ये हमारे पास है, ये दुनिया में हर बंदे के पास है। स्टॉक एक्सचेंज किस पॉइंट पे क्या थी और आइंदा किस पॉइंट पे क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन है। कि आप देखो कि यार जब भी महीने की पहली आती है ना, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती है, जब महीने की 20 क्रॉस होती है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन है, अब आपको पता होगा कि यार पहली आएगी ना, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने वाली है, ठीक है, दिस इज इंफॉर्मेशन। इफ यू प्रोसेस रॉ डाटा इनटू समथिंग यूजफुल, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद आ गया डाटा की लेयर्स कौन सी होती हैं? डाटा सोर्सेस, ट्री डाटा आपका एक गूगल मैप टाइप चीज होती है जो आपको यूं बताती है। फिर आ गया बिल्डिंग्स डाटा, अब उसने इसमें बता दिया कि बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 घर मौजूद है, यहाँ कोई बड़ा सा शेल्टर मौजूद है, वट एवर द केस। वेजिटेशन डाटा क्या है? वेजिटेशन डाटा यहाँ है, इनमें यहाँ यहाँ दरख्त कहाँ कहाँ है, ठीक है। और फिर एक है इंटीग्रेटेड डाटा। इंटीग्रेटेड डाटा में उसने चारों प्लेन्स, तीनों चारों प्लेन्स को इकट्ठा कर दिया है। हमारे पास प्रॉपर एक 3D व्यू आ गया ज्योग्राफी के हो क्या रहा है, जियो इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद आ गया जीआईएस के ना 5 जो मेजर पिलर्स हैं जिन पे वो बना हुआ है एग्जैक्ट, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर हमारे पास ना ऐसा होना चाहिए जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का काम कर सके, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना सके। इससे क्या मुराद है? हमारे पास सैटेलाइट होने चाहिए, ऐसे सेंसर्स होने चाहिए, ऐसे रडार्स, लिडार्स, ऐसे सोनार्स, ऐसा कोई काम होना चाहिए जो रिमोट सेंसिंग कर सके, ठीक है। हमारे पास कोई भी काम करने के लिए पहले हार्डवेयर चाहिए होगा। हार्डवेयर के साथ साथ हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर में ऐसे टूल्स होते हैं जो उस हार्डवेयर को फंक्शनल कर सके। फंक्शन करने के बाद रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप डाटा एक्वायर कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेटा आपने एक्वायर कर लिया, लेकिन आप रैंडमली नहीं चल सकते। देयर इज अ सर्टेन मेथड, देयर इज अ मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू एक्सेस इट। फिर आ गया मेथोडोलॉजी, और लास्ट के आगे पीपल, पीपल हु एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज एंड डू दिस स्टफ। आप देखें, रिमोट सेंसिंग में फर्ज करते हैं, रडार वाला ही केस लेते हैं कि वो रडार का सर्कल चल रहा है और उसमें कोई चीज आ गई है, हम पता लग रहा है कि कोई चीज अनऑथराइज्ड एरियल व्हीकल हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब किसी बंदे ने वो फर्दर इन्वॉल्व करना है, किसी बंदे ने उस पर एक्शन लेना है ना कि भाई इसको हम मार के गिराएंगे, इसको हम पकड़ लेंगे, इसका साथ हम करेंगे क्या, ठीक है। अब वो अभिनंदन वाला जो भी एपिसोड था उसमें डिसीजन लिया था कमांड एंड कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान कि भाई शूट इट डाउन इफ इट्स इन आवर टेरिटरी, पीरियड, खत्म, ठीक है। यू नीड टू हैव समबडी टेक दैट डिसीजन। इसी तरह वो जो अभिनंदन साहब थे, उनका कमांड एंड कंट्रोल ये डिसीजन ले लेता ना कि नहीं आप वापस आ जाओ, आपको नहीं मार सकते, तो फिर हो सकता है ये वापस आ जाए। दिस इज हाउ थिंग्स आर। आगे फिर आ गया जी हमारे पास फिजिकल एलिमेंट्स। फिजिकली जीआईएस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इनपुट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर आ गया जी मैग्नेटिक एंड और ऑप्टिकल स्टोरेज, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक प्रॉपर यूनिट होता है जो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, एंड सॉफ्टवेयर आउट यूनिट विद जीआईएस सॉफ्टवेयर एंड आउटपुट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, हमारे पास ये मेजिकली फिजिकल जो इसमें चीज है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ही है जो जो एक प्रॉपर सीपीयू के थ्रू काम कर रहा है। इसके अंदर जो फिजिकल चीजें हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। डाटा भी फिजिकल नहीं है, मेथड्स भी, और पीपल ऑब्वियसली दे आर मैनेजर्स एंड दे आर सपोर्टर्स ऑफ इट। कंसेप्चुअल एलिमेंट्स, जिन चीजों पे कॉन्सेप्ट वेट करता है, ठीक है। दिस इज नॉट योर डोमेन, ये हम स्लाइड हम नहीं पढ़े, ओके गाइस।
फिर आ गया कंक्लूजन हमारा. A computer-based tool for mapping and analyzing spatial data. GIS technology integrated with DBSM databases per minute जो होती है. GIS visualize maps and geographic analysis. GIS is useful explaining events, predicting outcomes, and planning strategies. Now, all of this is very important. Why do we study GIS and stuff in environmental or everyday science? That is, it is helpful in explaining events, predicting outcomes, and planning strategies. All of this is very important. Guys, we are out of time. I'll share the link just in 2 minutes so that we can proceed from here. In the meanwhile, I know GIS is a very different topic. If you have any questions, please hold on and we'll proceed with them. Okay, I'll just have to leave.